यह वीडियो पाचन की कार्यकी से संबंधित विभिन्न चरणों और मुख गुहा में अर्थात माउथ में होने वाले डाइजेशन की विस्तृत जानकारी देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाचन का शाब्दिक अर्थ होता है इंसॉल्युबल फूड पार्टिकल को स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, जिससे ये मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या कर हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। अब इस प्रक्रिया को हम साधारण रूप में कह सकते हैं कि बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके या परिवर्तित करके उनको अवशोषण हेतु यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा छोटे और सरल अवशोष मतलब अवशोषण के लायक या अवशोषण के लिए जो कैपेबल ऐसी इकाइयों में खंडित करना या तोड़ना होता है। आप देखेंगे यहाँ पर यह पाचन नलिका है। अब यहाँ पर पाचन नलिका को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें पाचन के प्रकार के बारे में, तो जैसा इंजेशन होता है या अंतर्ग्रहण होता है उसके आधार पर पाचन को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला पाचन होता है इंट्रासेल्युलर पाचन, मतलब कोशिका के अंदर होने वाला पाचन। दूसरा पाचन होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर पाचन या बाह्य कोशिकीय पाचन। अब हम बात करें यदि इंट्रासेल्युलर पाचन की, तो इस प्रकार का पाचन छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम या कुछ ऐसे जीव होते हैं जो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा अपने भोज्य पदार्थ को पकड़ते हैं और इस भोज्य पदार्थ को रिक्तिकाओं में बंद करके इन रिक्तिकाओं में लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा पाचन करते हैं। और जो पचा हुआ पार्ट या कह सकते हैं जो न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट होते हैं वह साइटोप्लाज्म में घोल दिए जाते हैं, तथा जो अपचे या कह सकते हैं जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं उनको एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, सेल के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। यह जो प्रक्रिया है यह बहुत सारे प्रोटोजोन्स में पाई जाती है, बाइवॉल्व्स, रोटिफर्स और अनेक कृमियों में भी पाई जाती है। दूसरे प्रकार का पाचन होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर पाचन। एक्स्ट्रा सेल्युलर पाचन का अर्थ होता है वह पाचन जिसमें पाचन की क्रिया एलिमेंट्री कैनाल या तो कह सकते हैं पाचन या आहार नली में पूर्ण होती है। यह नली जीव के अंदर एक स्पेसिफिक या कह सकते हैं विशिष्ट संरचना को ली होती है और इसके अनेक पार्ट होते हैं या अनेक भाग होते हैं। अगर हम इन भागों की बात करें तो उसके मुख्य रूप से निम्न भाग होते हैं। माउथ या कह सकते हैं मुख, उससे संबंधित ग्रंथियां, और उसके बाद है ईसोफेगस जुड़ा होता है अमाशय से जुड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में अनेक ग्रंथियां आकर खुलती हैं, जैसे गॉल ब्लेडर, लिवर और पेनक्रियाज। ये अपना रस या कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का सॉल्यूशन या तरल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट पर देते हैं, जहां पर भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से पाचन होता है। पचा हुआ भोजन बड़ी आंत के द्वारा या लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, लेकिन इसके पहले जो भोज्य पदार्थ होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स या अवशोषण योग्य मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, इनका अवशोषण छोटी आंत में उपस्थित माइक्रोविलाइस के द्वारा कर लिया जाता है। आगे अगर हम देखें तो आहार नाल को उसके विभिन्न भागों के फंक्शन या कार्य के आधार पर निम्न 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। ये 4 प्रकार कौन से हो सकते हैं? पहला है इंग्रेसिव रीजन या कह सकते हैं इसको अंतर्गमन क्षेत्र। दूसरा रीजन कहलाता है या दूसरा भाग कहलाता है प्रगामी क्षेत्र, या इसी को बोला जा सकता है वह क्षेत्र जो भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ले जाकर पाचन के लिए या पाचन वाले स्थान तक पहुंचाता है। इसके अंतर्गत ग्रसनी और ग्रासनली आते हैं। तीसरा भाग जो है वह है
रिग्रेसिव रीजन या इसी को कह सकते हैं डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव रीजन। इस भाग में अमाशय और छोटी आंत आते हैं। अगला भाग होता है इग्रेसिव रीजन। इग्रेसिव रीजन के अंतर्गत एक्सक्रीटिव सब्सटेंस और वाटर एब्जॉर्प्टिव रीजन आते हैं, मतलब वह भाग जो आहार नाल में उपस्थित अंतिम भाग होता है तथा इसके द्वारा जल का अवशोषण और जो उत्सर्जी पदार्थ या कह सकते हैं जो पचे हुए पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से या शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, बड़ी आंत आती है जहां पर जल का अवशोषण होता है। आगे आप देखें गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट को या उसके हम निम्न भाग कह सकते हैं या आहार नली के निम्न भाग होते हैं। यह चित्र संपूर्ण आहार नाल को और उससे जुड़ी हुई ग्रंथियां को दर्शा रहा है। हम कह सकते हैं भोजन का पाचन मुख्य रूप से 3 जगह पर होता है। पहला होता है मुख या मुख गुहा, दूसरा पार्ट होता है या दूसरा भाग होता है स्टमक और तीसरा पार्ट होता है डियोडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत का पहला भाग। अब अगर हम देखें जो एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वह निम्न भागों में बटा होता है और हम इन्हीं सब भागों के बारे में अलग अलग विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले भाग की बात अगर हम करें तो ये होता है ओरल कैविटी या माउथ, दूसरा भाग होता है फेरिंग्स, अगला भाग होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद अगला पार्ट होता है स्टमक, स्टमक के बाद जो छोटा पार्ट दिखा यहाँ से जो डियोडेनम होती है, मतलब इसका सकरा भाग क्या कहलाता है, डियोडेनम कहलाता है। डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। छोटी आंत में अवशोषण का कार्य होता है। अवशोषण के पश्चात बचा हुआ भोज्य पदार्थ बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर जल के अवशोषण के पश्चात इसको भोज्य पदार्थ जो अवशिष्ट होते हैं उन्हें रेक्टम में स्टोर किया जाता है तथा समय समय पर एनस के द्वारा इसे बाहर कर दिया जाता है। अब हम देखें पाचन। पाचन मुख्य रूप से निम्न चरणों में या पाचन की जो प्रक्रिया होती है वह निम्न चरणों में पूरी होती है। पहला इसका चरण होता है फूड या जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका इंजेशन करना, मतलब उनका अंतर्ग्रहण करना। दूसरा चरण होता है डाइजेशन करना, डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोज्य पदार्थों का पाचन करना। तीसरा चरण होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब होता है जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसका अवशोषण करना। अवशोषण के बाद जो असिमिलेशन, मतलब अगली जो प्रक्रिया होती है, जो अवशोष्य पदार्थ होते हैं उन्हें रक्त या ब्लड तक कह सकते हैं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, असिमिलेशन, या इसी को बोलते हैं स्वांगीकरण। अगला जो चरण होता है यह पाचन की कार्यकी का अंतिम चरण होता है, इसे बोला जाता है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन ऑफ। पाचन की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण के द्वारा प्रारंभ होती है। अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया में सबसे पहले हम मुख और मुख से जुड़ी हुई संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। मुख में मुख्य रूप से जिह्वा, दांत यह मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार या मुख या के बाहर 2 ओठ, आउटर लिप या कह सकते हैं अपर लिप और लोअर लिप पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थों को मुख से बाहर आने से रोकते हैं। इसके साथ साथ जो मुख से भोज्य पदार्थ ईसोफेगस में जाते हैं उसके लिए 3 चरण होते हैं, बक्कल फेस, सोलोइंग या निगलना और ईसोफेगस फेस, जब भोज्य पदार्थ ईसोफेगस में पहुंच जाते हैं। अब यह किस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न होती है तो हम देखें, मुख में भोज्य पदार्थ आने के बाद दांतों के द्वारा चबाए जाते हैं और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न सलाइवरी ग्लैंड्स या कह सकते हैं लार को स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो भोज्य पदार्थों में मिलकर भोजन को चिपचिपा बनाती हैं और निगलने लायक बनाती है। अगला हम देखते हैं इन्हीं मुख में होने वाली क्रिया, तो यह डाइजेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है जिसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर यांत्रिक प्रकार से भोज्य पदार्थों का पाचन प्रारंभ हो जाता है, मतलब बड़े फूड पार्टिकल दांत के द्वारा छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगले अगर हम देखें, दूसरी प्रक्रिया होती है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की पाचन, या कह सकते हैं पाचन प्रक्रिया को हम निम्न 3
विभिन्न या 3 चरणों में पढ़ा जा सकता है। पहला चरण होता है मुख गुहा में पाचन, दूसरा पाचन होता है अमाशय में पाचन, तीसरा पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में पाचन। तो अभी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में 2 प्रकार से पाचन होता है। पहला पाचन होता है मैकेनिकल डाइजेशन या यांत्रिक डाइजेशन। यहाँ पर भोज्य पदार्थों को चबाया जाता है दांत के द्वारा और छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। दूसरा प्रकार का पाचन होता है केमिकल डाइजेशन, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स अपनी प्रक्रिया पूर्ण करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड मुख्य रूप से मुख में 3 जोड़े में पाई जाती हैं। ये पहली है सबलिंगुअल ग्लैंड। स्थिति के आधार पर इनका नाम होता है। पहली है सबलिंगुअल ग्लैंड जो जीभ के नीचे पाई जाती है। यह बर्थोलिन डक्ट के द्वारा अपना सिक्रीशन देती है। दूसरी ग्रंथि होती है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। यह मैंडिबल या जबड़े के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि है। यह अपना सिक्रीशन डक्ट ऑफ वर्थोन के द्वारा देती है। तीसरी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि जो कान के पहले या कान के पहले पाई जाती है। जबड़े पहले लोअर जॉ के ऊपर कान के पहले पाई जाती है, जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है। यह डक्ट ऑफ स्टेनन के द्वारा अपना सिक्रीशन देती है। अब हम बात करें सलाइवा या लार की, तो लार में मुख्य रूप से 98 to 99% 99% तक जल होता है। इसमें 0.5 से 1.5% या कह सकते हैं 0.5 से 1.5% सॉलिड रेसिड्यूल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि। ये आयन विभिन्न भोज्य पदार्थों को पाचन की क्रिया में उत्तेजित करने में सहायता देते हैं। अगर हम सलाइवा या लार के पीएच की बात करें तो यह थोड़ा अम्लीय होता है। यह इसकी रेंज 6.6 से 6.7 तक होती है। अगर हम सलाइवा के कार्य की बात करें तो यह मुख्य रूप से सलाइवा लुब्रिकेंट का काम करता है, मतलब भोज्य पदार्थों में मिलकर उन्हें चिकना बनाता है। फिर उसके बाद यह विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को डिसॉल्व करने का काम करता है और हमारी जीभ को स्वाद लेने के लिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें घोल देता है। जैसे नमक, शक्कर यदि घुल जाते हैं तो हम अपनी जिह्वा के द्वारा उसका स्वाद ले सकते हैं। यह संभव होता है सलाइवा के कारण। अगला जो काम होता है वो होता है सप्रेसर बैक्टीरियल ग्रोथ। यह विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे लाइसोजाइम को रखता है और इसका पीएच भी कम होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया की सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो नष्ट हो जाते हैं। और अगला कार्य होता है डाइजेस्टेड स्टार्च इनटू एमाइलेज। ठीक है, तो ये विभिन्न कार्य होते हैं। अब मुख्य रूप से हम देखें तो स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है। यह प्रक्रिया टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के